नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यानी लेसन नंबर जो 6 है उसमें किस किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और पूरा देखना है। ठीक है, लास्ट तक बने रहना है और हर एक क्वेश्चन को आपको अपना जो रजिस्टर है उसमें उतारते जाना है। ठीक है, लिखते जाना है, क्योंकि ये आपके लिए वरदान साबित होने वाला ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन हल कराएंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी कि किस प्रकार से वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा और जितने भी वीडियो हमारे आते हैं उनको सभी को अगर आप देखते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, इतना वादा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, आप मानो या नहीं मानो, ठीक है, लेकिन मानना आपको पड़ेगा, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज़ है, विश्वास हमें खुद के ऊपर करना है। ठीक है, और विश्वास करते हुए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमारा दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी अब इसमें भी जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये अ ब स इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन होता है, उसमें भी तीन तीन दिए होते हैं। ठीक है ना, तो उसको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ध्यान दीजिएगा। वैसे मैंने लेसन नंबर 5 है उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अगर अभी तक जिसने भी लेसन नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के वीडियो नहीं देखे हैं वो जल्दी से जा करके उन वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, और उनको भी नोट्स में जरूर उतार दें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और इसका लेसन ध्यान देना, ये कौन सा लेसन है, लेसन नंबर 6, ये ध्यान रखना है ना। तो लेसन नंबर 6, अच्छा इस साल यानी 2020 और 21 का जो बोर्ड एग्जाम होगा 10th का दोस्तों, उसमें ये जो लेसन है ये आपके हैं लगभग 7 नंबर का। कितने का? 7 नंबर का है, और 7 नंबर एक बहुत बड़ा अंक होता है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से आपको इन क्वेश्चनों को देखते हुए पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, भौतिक, ध्यान देना, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों हमने 2 प्रकार के परिवर्तन पढ़े थे। कितने? 2 प्रकार के परिवर्तन पढ़े थे, एक तो था भौतिक परिवर्तन और एक था रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में कोई 3 अंतर बताइए, 3 अंतर बताइए। ठीक है, 3 अंतर बताइए। हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया? हमारे से क्वेश्चन पूछा गया कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में कितने अंतर बताने, हमें 3 अंतर बताना है। ठीक है, तो अब अंतर, जब भी अंतर वाला क्वेश्चन आ जाता है तो किस प्रकार से लिखा जाता है, सबसे बड़ी बात देखो। सबसे पहले एक साइड पे लिखो आप भौतिक परिवर्तन, क्या लिखना है? भौतिक। बहुत सारे बच्चों को दोस्तों लिखना नहीं आता है। ठीक है, इसी वजह से बोर्ड परीक्षा में साइंस में उनके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो एक तरफ लिखना है भौतिक परिवर्तन और एक तरफ हमें लिखना है रासायनिक परिवर्तन। क्या लिखना है? रासायनिक परिवर्तन लिखना है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से इसको 2 खंडों में हम डिवाइड कर देंगे, यानी एक तरफ हमने क्या लिखा, एक तरफ लिखा भौतिक परिवर्तन और एक तरफ लिख दिया रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्रम संख्या दे सकते हैं कि यहाँ पर क्रम संख्या। ठीक है, क्योंकि 3, अब देखो जितना पूछा जाता है उतना ही हमें बताना है। बहुत सारे बच्चे क्या ना कुछ भी लिखते, क्यों लिखते हो यार, मजा आता है तुम्हें, भाई मत लिखो, है ना, क्योंकि लिखेंगे ज़्यादा लिखोगे नंबर नहीं मिलने वाले ज़्यादा के। जितना पूछा जाए, 3 पूछे गए ना, 3 ही लिखो, क्यों ज़्यादा लिख रहे हो यार, आप मत लिखो। ठीक है, तो यानी कि पहला जो अंतर हो जाएगा दोस्तों भौतिक परिवर्तन में, हम कह सकते हैं कि इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी भौतिक जो परिवर्तन होता है इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो लिख देते हैं इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में क्या होता है बच्चों? परिवर्तन होता है। ठीक है ना, इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में क्या होता है? परिवर्तन होता है, पहला। ठीक है, इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में क्या होगा? परिवर्तन होगा। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या लिख देंगे कि इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में, कौन से गुणों में बच्चों? रासायनिक, इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, गुणों में क्या होगा? परिवर्तन होगा।
परिवर्तन होता है। पहला अंतर क्या हो गया बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, समझना आपको कि इसमें पदार्थ के यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें पदार्थ के कौन से गुणों में परिवर्तन होगा, भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, पहला। सेकेंड हम कह सकते हैं बच्चों कि यह जो भौतिक परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन जो होता है यह अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है। यह परिवर्तन कैसा होता है, अस्थायी होता है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा हुआ अस्थायी कैसे होता है, तो मैंने पूरा जो लेसन है उसके वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है, फुल डिटेल से, तो आप उनको जा करके जरूर देखें, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो ज़्यादा हम यहाँ पर समझाने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो अस्थायी क्यों होता है वहाँ पर मैंने समझाया हुआ है, आप जा करके उस वीडियो को जरूर देख ले, ठीक है। अब यह परिवर्तन यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है ये कैसा होता है, अस्थायी होता है, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होगा, है ना, अपन कह सकते हैं यह परिवर्तन जो है ये कैसा होता है बच्चों, स्थायी होता है। कैसा होता है, स्थायी होता है। बात समझ रहे होगी, यानी जो रासायनिक परिवर्तन होगा ये कैसा होगा, स्थायी होगा। दूसरा गुण हो गया, ठीक है। तीसरा गुण की अगर अपन बात करें, तीसरा गुण ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। तीसरा गुण क्या है, तीसरा गुण होगा बच्चों ध्यान देना, तीसरा गुण क्या है, तीसरा गुण है कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता है। यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि अपन इसमें कहेंगे कि इसमें जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें नए पदार्थ क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है जी। इसमें नए पदार्थ क्या होगा, निर्माण होगा। तो हमने तीन अंतर लिखे दोस्तों, ठीक है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कितने अंतर लिखे हमने, 3 अंतर लिखे। पहला अंतर लिखा भौतिक परिवर्तन की इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, और जबकि रासायनिक परिवर्तन में इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, ठीक है। हमने देखा कि ये जो परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कैसा होता है, अस्थायी होता है, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होगा कैसा होगा, स्थायी होगा। कैसा होगा बच्चों, स्थायी होने वाला है, ठीक है। इसके बाद भौतिक परिवर्तन तीसरा अंतर देखा कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण इसमें नहीं होगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसका ब है ना, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ब, यानी कि ब के रूप में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ध्यान देना, ब के रूप में जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से आपको देखना है। ब के रूप में रासायनिक समीकरण किसे कहता है ना, क्या पूछा गया, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान समझना रासायनिक समीकरण क्या होती है दोस्तों। ध्यान से डेफिनेशन को सुनना पहले, फिर लिखना। मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ने वाले, कोई जल्दबाजी नहीं करने वाले, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित, क्या बोला, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों, किसको, तत्वों या यौगिकों को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को, उनके तत्वों या यौगिकों को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में, है ना, के रूप में प्रदर्शित करने पर प्राप्त समीकरण क्या कहलाएगी, रासायनिक समीकरण कहलाती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इसको ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे किसी, ध्यान देना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने
करने पर प्राप्त समीकरण क्या कहलाएगी बच्चों? प्राप्त समीकरण क्या कहलाएगी? प्राप्त समीकरण क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है जी, रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। बात समझे? तो क्या बोला मैंने? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने पर प्राप्त समीकरण क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर लिखें, जैसे रासायनिक समीकरण का उदाहरण दे देते हैं, जैसे कोयले कार्बन है ना, जैसे लिख देते हैं कार्बन जो होता है बच्चों, यानी कार्बन जो होता है इसको अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखो अब आप सोच रहे हो कि ये रासायनिक समीकरण, ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। ठीक है, लेकिन रासायनिक समीकरण जो होती है बच्चों दो प्रकार से लिखी जाती है, एक तो शब्दों के रूप में और एक सूत्र के रूप में। तो ये है शब्दों के रूप में। ठीक है, अगर इसको अपन सूत्र के रूप में लिखें तो कार्बन का प्रतीक C प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक O2 और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? CO2। तो ये हमारे पास यानी सूत्र के रूप में रासायनिक समीकरण हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा किसी रासायन, अब देखो इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया रहती है कोयले का दहन है ना, कोयले का दहन यानी कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, या तो ऐसे बोलो ये होगी रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन जो उसमें रासायनिक समीकरण क्या होगा? अब जो उसमें परतत्व हैं या उसमें जो प्रतीक हैं उनको हमने क्या कर दिया, यानी जो उसमें तत्व और यौगिक थे उनको उनके प्रतीकों और अणुसूत्रों के रूप में हमने प्रदर्शित कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलने वाले हैं? रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो क्या बोला? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने पर प्राप्त समीकरण क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण। और उसके बाद आपको ये लिख देना है रासायनिक समीकरण को समझाने के लिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन बाई कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अगर इसको सूत्र के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? C+O2 रिएक्शन बाई CO2। तो अब बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यानी स के रूप में कौन सा क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि स के रूप में इसी में दिया गया है। ठीक है, स के रूप में इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? रासायनिक समीकरण की कोई दो विशेषताएं बताइए। क्या बोला? रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन है बच्चों रासायनिक समीकरण की कोई दो विशेषताएं रासायनिक समीकरण की कोई दो विशेषताएं बताइए, यानी हमें दो विशेषताएं बतानी है। ठीक है बच्चों, हमने चार इसकी विशेषताएं लिखी थी, रासायनिक समीकरण की चार विशेषताएं लिखी थी है ना, जब अपन ने पढ़ाया था। आप वो वीडियो जाकर के भी देख सकते हो। ठीक है, रासायनिक समीकरण के बारे में पूरा डिटेल से अपन ने किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, क्या उसकी विशेषता होती है, क्या उसकी कमियां होती है, सारी पढ़ा रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपन क्वेश्चन हल करें तो उतना ही अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण की दो विशेषता बतानी। कितनी? दो। अब दो का मतलब दो ही बतानी, तीन नहीं बतानी, चार नहीं बतानी, दो बतानी है भाई, दो बतानी। कितनी बतानी? दो बतानी, ज्यादा मत बताओ क्योंकि नंबर ज्यादा नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो जितना पूछा जाए उतना बताना। तो दो विशेषताएं, तो पहली विशेषताएं बच्चों हम कह सकते हैं, पहली बात हम ये बता सकते हैं विशेषता के अंतर्गत कि रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की संक्षिप्त जानकारी मिलती है ना। अपन कह सकते हैं रासायनिक पहली विशेषता रासायनिक समीकरण से। ठीक है, किसी रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की ध्यान समझना, अभिक्रिया की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है ना, संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। तो पहली विशेषता तो ये होगी कि जो रासायनिक समीकरण होती है इससे अभिक्रिया की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। अब ये कैसे होती है थोड़ा सा मैं समझा, विषय मैंने समझा रखा है, आप वहां पर वो वीडियो जरूर जाकर के देखिए। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है कैसे? क्योंकि देखो एक जैसे रासायनिक अभिक्रिया बोले हम कि जैसे मान लो एक अभिक्रिया मैं बताता हूँ, जैसे मैग्नीशियम की जो छड़ होती है उसको वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनेगा। ठीक है, तो ये तो होगी रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन इसको जब रासायनिक समीकरण के रूप में हम लिखेंगे तो क्या लिखने वाले? मैग्नीशियम की छड़ है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनेगा। तो अब ये
अब देखिए, यानी कि या तो आप बोलो मैग्नीशियम की छड़ को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हो कि रासायनिक समीकरण के द्वारा इसका संक्षिप्त रूप हमको देखने को मिला, छोटा रूप देखने को अपन को मिला। ठीक है, तो पहली विशेषता होगी रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी विशेषता यह होती है बच्चों कि रासायनिक समीकरण, ध्यान सुनना, रासायनिक समीकरण से पदार्थों की भौतिक अवस्था, रासायनिक समीकरण से पदार्थों की भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो यानी कि हमारे से यहाँ पर कितनी विशेषताएं पूछी, 2 विशेषता, तो 2 ही बतानी है। पहली क्या बता दी हमने, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी, रासायनिक समीकरण से पदार्थों की भौतिक अवस्था की जानकारी। अब भौतिक अवस्था का क्या मतलब है बच्चों, ध्यान समझना। भौतिक अवस्था का मतलब है कि जो पदार्थ, जैसे मान लो कार्बन है, ऑक्सीजन है, CO2 हमारे पास है, मान लो जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें अलग अलग हमारे पास पदार्थ है। ठीक है, अब इनकी भौतिक अवस्था का मतलब है कि उनकी अवस्था क्या है। अवस्था का मतलब फिर बता देता हूं मैं कि जो पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में है, ठोस में है, या द्रव अवस्था में है, या जलीय विलीन के रूप में। तो इससे, इस समीकरण से, रासायनिक समीकरण के द्वारा हमें उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कि कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन सा पदार्थ द्रव है, कौन सा पदार्थ गैस के रूप में है। ठीक है, तो कौन सा पदार्थ जलीय विलीन के रूप में है। ठीक है, तो हमें पदार्थों की भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है इसके द्वारा। ठीक है, तो 2 विशेषताएं हमने बता दी। तो आई होप दोस्तों इस जो पहला जो हमने क्वेश्चन पढ़ा, इसमें 3 क्वेश्चन हमने देखे। ठीक है, यानी कि अभाषा के रूप में 3 क्वेश्चन हमने इसमें देखे। पहला, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कोई 3 अंतर बताइए, समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, दूसरा देखा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, और तीसरा है रासायनिक समीकरण की कोई 2 विशेषताएं बताइए, तो हमने इनके बारे में जाना। ठीक है, तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 इसका यानी कि का मतलब पहला, यानी कि देखो हर क्वेश्चन में 3 दिए होंगे आपके। ठीक है, 4 भी दिए हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लेने का। ठीक है, तो यानी कि ध्यान देना। अब इसमें के रूप में पहला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को किस विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि रासायनिक, ध्यान देना, रासायनिक समीकरण को किस विधि द्वारा, रासायनिक समीकरण को किस विधि द्वारा संतुलित किया जाता है, तो बच्चों दिमाग में क्या आना जाना चाहिए, क्वेश्चन आज ऐसे ही आए कि रासायनिक समीकरण को किस विधि द्वारा संतुलित किया जाता है, तो हमें याद है रासायनिक समीकरण को हीट, ध्यान देना बच्चों, हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। कौन सी विधि है बच्चों, हीट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि, हीट एंड ट्रायल विधि। इसको हम अनुमान विधि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अनुमान विधि। तो हीट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि द्वारा संतुलित किया जाए किसको, रासायनिक समीकरण को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ब के रूप में, यानी कि ब के रूप में जो क्वेश्चन है, ब के रूप में जो क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखना। ब के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान देना क्या है, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ध्यान समझना, संयोजन अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा, संयोजन अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। संयोजन अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए, यानी एक उदाहरण हमें बताना है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा में समझाना है। तो बच्चों संयोजन अभिक्रिया ध्यान पूर्वक आपको समझना है, किसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, तो सुन लो पहले। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। क्या बोला मैंने, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या बोलने वाले हैं, संयोजन अभिक्रिया। लिख देते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक देखो कम से कम कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है ना। एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे क्या बोलने वाले हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या बोलने वाले हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है जी, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात क्लियर होगी आपको। तो यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाएंगे तो उसी को हम क्या बोलने वाले हैं, उसको हम कहने वाले बच्चों संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझाना है, जैसे बच्चों ध्यान देना, जैसे कोयले का दहन, किसका दहन, कोयले का दहन। अब कोयले का दहन होना एक किस प्रकार की अभिक्रिया, अब देखो जब इसको लिखेंगे हम तो यानी ध्यान देना C+O2 रिएक्शन बाई बन रहा है हमारे CO2, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, CO2। अब यहाँ पर कितने पदार्थ है बच्चों, 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब एक उदाहरण पूछा, मतलब एक ही दो देने की जरूरत नहीं है भाई, एक पूछा है तो एक देना है, 2 नहीं देना है। हमारा दिमाग क्या होता है, हम ये सोचते हैं अरे एक गलत निकल जाएगा तो दूसरा सही निकल जाए, भाई ओए ना दिमाग मत लगा जाता, चाले उसके चक्कर में दूसरा भी अपन के गलत निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ध्यान देना, एक ही लिखना है, एक का मतलब एक लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब यानी कि तीसरा जो क्वेश्चन है, यानी स के रूप में जो क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से हमें समझना है। तो यानी कि स के रूप में हमारा जो क्वेश्चन है, ध्यान समझना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये है कि उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय। क्वेश्चन क्या है, लिख देता हूं मैं, उत्क्रमणीय व उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के दो अंतर लिखिए। यानी जो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हैं, इनके हमें 2 अंतर बताने, दोनों में, ठीक है, क्या क्या दोनों में अंतर होते हैं। तो उसके लिए बताइए, सबसे पहले ऊपर क्या लिख देंगे अपन, यहाँ लिख देंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिख देंगे एक साइड में, और एक साइड में क्या लिख देना बच्चों, एक साइड में लिखना अपन को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया लिख दो, हाँ समझ रहे हो नहीं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया लिख दिया। अब इसमें पहला अंतर ये क्या होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जब भी अंतर वाला जाए तो ऐसे बना देना है, ठीक है। तो पहला अंतर है बच्चों कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है ये दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, ठीक है, दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है। अब आपको ये समझने के लिए हमारे जो नोट्स की हमने जो वीडियो डाल रखा है उनको जाकर के देखना होगा, ठीक है, पूरा समझना होगा, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को पूरी तरह से समझाया गया है बारीकी से, ठीक है। तो आप उन वीडियो को जरूर जाकर के देखिए। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है, इसके 2 उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर बताना है। तो हम कह सकते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया यह दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, यह दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है बच्चों, यह एक ही दिशा में संपन्न होती है। बात समझ रहे हो नहीं, संपन्न होती है। यानी जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है यह दोनों दिशाओं में संपन्न होगी, और जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वो केवल एक ही दिशा में संपन्न होगी, ठीक है। यानी एक ही दिशा में संपन्न होने का मतलब देखो, ये इधर भी हो जाती है और ये इधर आती है। यानी कि देखो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते और फिर उत्पाद क्रिया करके क्या बना लेते हैं, अभिकारक बना लेते हैं। तो हम कह सकते हैं दोनों दिशाओं में संपन्न होगी। जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ऐसा नहीं, इसमें अभिकारक क्रिया करके मात्र उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, इसलिए ये एक ही दिशा में संपन्न होती है। समझ रहे हो। दूसरा अंतर हम इसमें देखें, दूसरा अंतर अगर हम देखें तो इसमें जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है हम कह सकते हैं इसमें कभी भी अभिकारकों की मात्रा शून्य नहीं होती,
शून्य नहीं होती, यानी जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है बच्चों, इसमें कभी भी अभिकारकों की मात्रा शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, अभिकारकों की मात्रा कभी भी शून्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसका कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो, अभिकारक क्रिया करते हैं, उत्पाद बनाते, फिर उत्पाद क्रिया करके अभिकारक बना लेते, इसका मतलब ये कभी भी अभिकारक इसमें खत्म नहीं होने वाला है। बात समझ रहे हो नहीं? जबकि हाँ, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है, हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता घटती जाती है, यानी धीरे धीरे क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता क्या होती जाती है, इसमें घटती जाती है और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए आप समझना ना कि जो अनुत्क्रमण अभिक्रिया होती है, इसमें धीरे धीरे अभिकारक की सांद्रता क्या होती जाती है, घटती जाती है, तथा आगे लिखना है तथा उत्पादक की सांद्रता बढ़ती जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने दो अंतर देखा बच्चों कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में दो अंतर देखा। पहला अंतर देखा कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है दोनों दिशाओं में संपन्न होगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होने वाली है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है, इसमें कभी भी अभिकारक की मात्रा शून्य नहीं हो सकती, जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसमें धीरे धीरे अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है और किसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो दो अंतर इसमें हमने बता दिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से आपको इसको हल करना है। अब ये हमने देखा, जो क्वेश्चन नंबर 2 देखा था हमने बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अवश्य के रूप में 3 क्वेश्चन देखे। ठीक है, पहला देखा रासायनिक समीकरण को किस विधि द्वारा संतुलित किया जाता है, समझ में आ गया होगा आपको, और हमने इसके बारे में समझा। दूसरा, संयोजन अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाई, हमने इसके बारे में देखा। तीसरा देखा, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में हमें दो अंतर बताने, तो वो भी हमने बता दिया। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर जो 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का और क्वेश्चन नंबर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना है। पहला है, रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा O2 व CO2 का वहन। वापस बोल रहा हूं मैं, रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा, किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन द्वारा O2 व CO2 का वहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, रक्त में है ना, रक्त में ब्लड है, रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, हीमोग्लोबिन द्वारा, रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा O2 व CO2 का वहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का वहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी हमारे बॉडी में क्या होता है बच्चों, जो ऑक्सीजन होता है उसको रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, फिर यानी हमारे शरीर में क्या होता है कि ऑक्सीजन जाती है और बाहर निष्कासित होती है, तो यानी कि ये जो प्रक्रियाएं किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो हमें बताना है बच्चों, ये है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि जो अभिक्रिया हो रही है बच्चों दोनों दिशाओं में हो रही है। ठीक है, हमने देखा था उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, तो ऑक्सीजन जा भी रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, तो दोनों प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अंदर भी जा रही है बाहर भी आ रही है, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसमें ब के रूप में जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है। रेडॉक्स अभिक्रिया को, कौन सी अभिक्रिया को, रेडॉक्स अभिक्रिया लिख देता हूं मैं, रेडॉक्स, कौन सी अभिक्रिया बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा हमें समझाना है। ठीक है, अब समझना बात को, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, आपने अभी वो वीडियो जाके नहीं देखी तो देखिएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हमने पूरी डिटेल से उनको समझा था, 5 प्रकार से अलग अलग पढ़ा था। ठीक है, तो
अब रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें बच्चों तो क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का होता है ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का क्या होता है अपचयन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का क्या होता है ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का क्या होता है अपचयन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम समझें, जैसे अगर हम समझें तो ध्यान देना, जैसे ZnO प्लस सी, ZnO प्लस सी रिएक्शन भाई यहाँ पर बनेगा बच्चों Zn प्लस CO, क्या बन गया Zn प्लस CO। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से ध्यानपूर्वक आपको इसको देखना है कि ZnO प्लस सी रिएक्शन बाई Zn प्लस CO। तो अगर हम देखें तो ZnO का Zn में, ध्यान देना बच्चों, ZnO का Zn में, क्योंकि ZnO हमने पढ़ा था अगर किसी अभिक्रिया में से यानी किसी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का क्या होता है निष्कासन होता है, तो वो निष्कासन होना अपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीजन का निष्कासन होना अपचयन अभिक्रिया। तो आप देख रहे हो ZnO में से ऑक्सीजन का निष्कासन होने के बाद क्या बन गया Zn बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर होगा अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर जो है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रहा है, इसका मतलब हम देखें कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है बच्चों, तो ये होगी कौन सी अभिक्रिया, ये होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये ऑक्सीजन अभिक्रिया क्यों है कि इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है कार्बन में योग हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ZnO में से ऑक्सीजन का निष्कासन होने के बाद क्या बना Zn बना, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया। और कार्बन में ऑक्सीजन का योग होने के बाद क्या बना कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO बन गया, तो यहाँ पर क्या होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो हमने रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में क्या बोला बच्चों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का, देखिएगा इसमें एक पदार्थ का क्या हो रहा है, एक पदार्थ का इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे पदार्थ क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अभी एग्जांपल और भी है, लेकिन एक उदाहरण पूछा बच्चों, तो एक ही देना, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है भाई, मत देना ज्यादा मत देना, फिर बता रहा हूं एक पूछ रखा है, एक पूछा गया है तो एक ही दो भाई, ज्यादा मत दो यार, है ना। ओके, तो अब इसमें स के रूप में बच्चों, स के रूप में जो क्वेश्चन पूछा गया है ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान देना आपको ये है कि वनस्पति तेल को, ध्यान से समझना, मैं लिख देता हूं वनस्पति तेल को, किसको वनस्पति तेल को वनस्पति घी, है ना, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। का नाम क्या करना है हमें बताना, यानी जो वनस्पति तेल है इसको वनस्पति घी में बदलने वाला जो उत्प्रेरक है वो कौन सा है। तो बच्चों ध्यान देना वो है निकल उत्प्रेरक। कौन सा, निकल उत्प्रेरक। बस इतना सा लिखना है आपको, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सा उत्प्रेरक है, निकल उत्प्रेरक है। ठीक है, तो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने वाले उत्प्रेरक का नाम क्या है बच्चों, निकल उत्प्रेरक है। ठीक है, अभिक्रिया नहीं पूछ रहा है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे इसमें अभिक्रिया लिखेंगे, नहीं लिखना, अभिक्रिया नहीं लिखना, वो पूछ रहा है कि उत्प्रेरक का नाम बताना है, तो उत्प्रेरक का नाम बताओ निकल उत्प्रेरक। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको आज के इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो यार। सब्सक्राइब करो, क्यों नहीं करते हो सब्सक्राइब करा करो यार, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आता यार पढ़ाने का। ठीक है, हमें एक ऊर्जा मिलती है, ठीक है, कि यार व्यक्ति हमसे जुड़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं वीडियो को, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करो, फैला दो, अन्य स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचा दो। ठीक है, तो आपका सिर्फ एक काम है, अगर अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक, शेयर और कमेंट, अच्छे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।